गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा कल हमने बॉन्ड क्लीवेज स्टार्ट किया था, है ना बेटा। तो बॉन्ड क्लीवेज में तो होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक किया था, है ना बेटा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। अब यहां तक ये टेबल में पढ़ा चुका, ठीक है। अब हमें कंडीशन चेक करनी है बच्चों। कंडीशन में होमोलाइटिक होगा, किस कंडीशन में होगा। होमोलाइटिक का मतलब समझते हैं आप, इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब डेल्टा ई एन की वैल्यू 0 हो, बहुत ही कम हो, है ना। या अपन कह सकते हैं कि बहुत ही कम हो, ठीक है। हेट्रोलाइटिक कब होगा बच्चों? हेट्रोलाइटिक कब होगा? जब आपका ई एन में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, है ना। ई एन में डिफरेंस ज्यादा हो। आप ये भी कह सकते हो के लिए नॉन पोलर बॉन्ड होना चाहिए और इसके लिए पोलर बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, होमोलाइटी के लिए आपको हाई टेम्परेचर या सनलाइट या एच न्यू, है ना बच्चों, या आप कह सकते हो यूवी रेज, है ना। एरो के ऊपर जब भी हाई टेम्परेचर मिल जाए, सनलाइट लिखा मिल जाए या लिखा मिल जाए या यूवी रेज लिखा मिल जाए, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेंगे हम। और लो टेम्परेचर के केस में हेट्रोलाइटिक, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हमें लेना है थर्ड पॉइंट। हम बात नॉन पोलर सॉल्वेंट की, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने ड्यूरिंग रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट समझते हैं बच्चों, कौन सा होता है? जिसका डाइपोल मोमेंट 0, ठीक है ना बच्चों। तो डाइपोल मोमेंट, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके फ्री रेडिकल बनेंगे। क्योंकि एक बात बताओ बच्चों, अगर खुद पोलर होगा तो वो पोलरिटी कोज करेगा, और खुद नॉन पोलर होगा तो वो नॉन पोलर ही बनाए रखेगा ना। बच्चों समझ में आ रही है बात? अपन कहते हैं ना संगत का असर होता है। अगर आप नॉन पोलर के साथ हो, नॉन पोलर के साथ, तो बॉन्ड भी नॉन पोलर ही बनाए रखेगा। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन कह सकते हैं हेट्रोलाइटिक में। देखो बच्चों, आपके पास पोलर सॉल्वेंट हो, यानी म्यू की वैल्यू 0 नहीं हो, जैसे वाटर हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ठीक है। फिर होमोलाइटिक, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि होमोलाइटिक में आपका परऑक्साइड हो सकता है। परऑक्साइड की प्रेजेंस में भी बच्चों होमोलाइटिक बॉन्ड। आपको परऑक्साइड खुद को पता है क्या? देखो बच्चों, परऑक्साइड का मतलब जानते हैं आप? इस बॉन्ड को परऑक्साइड बोलते हैं। अब मुझे बच्चों बताओ, ये दोनों एटम एक ही जैसे है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो जब दोनों एक ही जैसे हैं तो ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेगा या हेट्रोलाइटिक करेगा? बताओ बच्चों, करेगा या हेट्रो करेगा? होमो ही करेगा ना। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है ना। तो ये करेगा होमोलाइटिक। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आयंस प्रेजेंट हो, मुझे एक बात बताओ, अगर मीडियम में पहले से आयन है तो वो आपस फिर वो क्या बनाना पसंद करेंगे? आयन क्या बनाना पसंद करेंगे बच्चों? आयन ही बनाना पसंद करेंगे ना, करेंगे बच्चों। आगे बात समझ में। अच्छा, आयन कौन से क्लीवेज में बने थे, याद करो। आयन कौन से क्लीवेज में बने थे? होमो में बने थे या हेट्रो में बने थे? हेट्रो में बने थे बच्चों, ठीक है। फिर देखो बच्चों सुनो, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो भी क्या होता है? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है बच्चों। अब ये सारी कंडीशन देखो, मेरे हिसाब से कंडीशन करनी चाहिए। अपन रिएक्शंस में इनको अप्लाई करेंगे और अपन इनको आगे सीखेंगे बच्चों। तो जितना जल्दी ये कंडीशन आप याद कर लोगे एग्जांपल्स में, आपको उतना इजीली समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट समझते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट का मतलब, इंटरमीडिएट समझते हैं बच्चों? बोलो। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? जो बीच में बनता हो, है ना। कई बार होता है ना बच्चों, दो के बीच में
दो बंदों की मान लीजिए लड़ाई हो गई और उनकी वापस मान लीजिए फ्रेंडशिप करवानी है, तो बीच वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो, मीडिएटर बोलते हैं क्या? बोलते हैं बच्चों, दो के बीच वाले को मीडिएटर बोलते हैं। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, वो स्पीसीज जिसके थ्रू एक रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दोज स्पीसीज थ्रू विच ए रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में बनेगा। समझ में आ गया? आ गया बच्चों? अच्छा एक बार बताओ, जिन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा तो वो कितने स्टेप की रिएक्शन होगी बच्चों? बताओ, जिन जिन रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो कितने स्टेप की होगी? कम से कम 2 स्टेप तो होंगे ही होंगे, कम से कम 2 स्टेप तो होंगे ही होंगे बच्चों। अब इंटरमीडिएट कितने बनते इस पे भी डिपेंड करता है ना बच्चों? अच्छा अगर मान लो एक सिंगल स्टेप में कोई रिएक्शन हो गई, कोई सिंगल स्टेप में आपकी कोई रिएक्शन होगी बच्चों, समझ में आ रही है बात? तो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, ऐसा आप लोग पढ़ा होगा, याद है क्या? सिंगल स्टेप में क्या बनती है बच्चों? सिंगल स्टेप वाली में क्या बनती है? क्या बनता है बच्चों? सिंगल स्टेप वाली मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अरे बनती है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना? बनती है बच्चों। चलिए अब देखो बेटा, सुनो ध्यान दो। अगर कि मान लीजिए इंटरमीडिएट स्टेबल है बच्चों, सोचिए अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो कोई चीज स्टेबल होती है तो बच्चों वो, बताओ बच्चों, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो वो ज्यादा बनेगा क्या? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर इंटरमीडिएट तो कंफर्म है बच्चों प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा क्या? बोलो बच्चों, भी इंटरमीडिएट ज्यादा बना तो इंटरमीडिएट से तो प्रोडक्ट बनेगा, तो यानी ये अपन ये भी कह सकते हैं कि ये भी ज्यादा बनेगा। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रोडक्ट आप ज्यादा बना रहे हो इसका मतलब रिएक्टेंट क्या है आपका? मोर रिएक्टिव है। सही बात है क्या बच्चों? रिएक्टेंट क्या है? मोर रिएक्टिव है। क्या ये बात सही है? अच्छा अब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि इंटरमीडिएट आपका, हमने यहां लिखा है ये मोर स्टेबल है, मैं कहता हूं ये लेस स्टेबल है बच्चों, इंटरमीडिएट आपका लेस स्टेबल है, तो ये कम बनेगा ना बच्चों? अगर ये कम बना, आप मुझे बताओ जब इंटरमीडिएट ही कम बना तो प्रोडक्ट भी क्या होगा बच्चों? इंटरमीडिएट ही कम बना तो प्रोडक्ट ही क्या बनेगा बच्चों? कम बनेगा ना? लेस फॉर्म, है ना बच्चों? समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट जो है वो क्या है आपका? कम बन रहा है, तो रिएक्टेंट क्या होगा बच्चों? लेस रिएक्टिव होगा। होगा। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो वो प्रोडक्ट में बदलेगा ही क्यों? बेटा देखो मेरी बात सुनो, कोई भी इंटरमीडिएट जो होगा या तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा या उसमें कोई ना कोई चार्ज होगा। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो मैंने स्टेबल और जो लिखा है वो एक कंपैरिजन में लिखा है मैंने कि 2-3 इंटरमीडिएट में कौन स्टेबल है। समझ में आ रही बात? क्या चार्ज वाली स्पीसीज या ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाली स्पीसीज स्टेबल होती है क्या? नहीं होती ना। तो फिर वो लेटर ऑन क्या होगा? वो प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होगा। मैं जो बात कर रहा हूं, जैसे मैं ऐसे बोलूं, देखो एक बच्चे के 35% मार्क्स आए और एक बच्चे के 33% मार्क्स आए, तो 35 वाला 33 के कंपैरिजन में तो इंटेलिजेंट है ना? अरे है बच्चों, 35% वाला है। ये बात समझ आ रही है? तो हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए 2-3 इंटरमीडिएट बने, अब जो इंटरमीडिएट उन तीनों चारों में ज्यादा स्टेबल है ना, तो वो ज्यादा बनेगा, तो उस इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट ज्यादा बनता जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट हमेशा चार्ज स्पीसीज होती है या ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले या चार्ज स्पीसीज आपकी क्या न्यूट्रल स्पीसीज जितनी स्टेबल होती है क्या? होती है क्या बच्चों? नहीं होती ना। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारे सिलेबस में कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं? हमारे सिलेबस में देखो कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं।
कार्बेनाइन है बच्चों, फ्री रेडिकल है, कार्बोकेटाइन है, कार्बीन है, नाइट्रीन है और बेंजाइन है। ये हमारे सिलेबस में बच्चों, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, ठीक है, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले लेते हैं अपन कार्बेनाइन। ये कार्बेनाइन क्या है समझो, कल बनाया था बच्चों हम लोगों ने कार्बेनाइन, कल बनाया था क्या, ये देखो ये बनाया पड़ा कार्बेनाइन, बनाया था बच्चों। तो कार्बेनाइन किस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज से बना था बच्चों, बताओ। कार्बेनाइन किस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज से बना था, हेट्रोलाइटिक से बना था। अच्छा, तो देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन पे नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, और ये कौन से टाइप के बॉन्ड क्लीवेज से बन रहा है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। सबको पता है बच्चों, अरे सबको पता है, बनाया था मैंने कल। अब मुझे बताओ बच्चों, ये मैंने कुछ कार्बेनाइन लिख रखे हैं बच्चों, ठीक है। इन कार्बेनाइन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। जो ये पहला वाला कार्बेनाइन है, इसकी एचएस बताओ। पहले वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है क्या बच्चों, है। अच्छा, अगले वाले की बताओ, अगले वाले की बताओ बच्चों, sp2 आ रही है क्या, तो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। अच्छा, अगले वाले की बताओ, sp आ रही है, आ रही है। अच्छा, अगले वाले की बताओ, अगले वाले बहुत गलत कर रहे हैं बच्चे, एक बच्चे का आंसर से आया है चित्रक सिंगल का। देखो बच्चों, ये नेगेटिव रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, जो नेगेटिव रेजोनेंस में चला गया वो चला गया, वो अब हमारे लिए इस दुनिया में है नहीं। अरे यहाँ देखा, जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, हमने उसको डीलोकलाइज नॉन पेयर बोला था, और उसको ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन निकालने में काउंट नहीं करते। लिखाया था मैंने आप लोगों को ये बात कहीं पे, बताऊं आपको, बात मैं आपको लिखा चुका हूं। देखो ये पढ़ो आप, देखिए, इफ पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर एन पेयर प्रेजेंट, है ना, next to double bonded carbon, then it will always participate in resonance, and lone pair or negative charge is considered delocalized lone pair, which is not involved in the determination of hybridization state। लिखाया हुआ ना, ये पॉइंट लिखाया हुआ बच्चों, देखो ये वही तो पॉइंट है। वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना बच्चों। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण ये डीलोकलाइज्ड हो गया, क्या हो गया, sp3। अच्छा, अगला बताओ बच्चों, अगले में, अगले में इस कार्बन का क्या आएगा बच्चों, sp2 आएगा ना। क्यों आएगा बच्चों sp2, क्योंकि इसका नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है बच्चों। आगे बात समझ में ये, बोलो। अब देखो बच्चों, अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो कार्बेनाइन है, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, कार्बेनाइन का कल हमने देखा था बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो 8 इलेक्ट्रॉन हमने कल लिखा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखा था। अब मुझे बताओ, जब 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है उसके पास, तो क्या इसमें रीअरेंजमेंट जैसी कोई पिक्चर आएगी, रीअरेंजमेंट करें अपने आप को, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई खाली ऑर्बिटल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये कब कब बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी बेस, समझ में आ गया। अगर आपने रिएक्शन में बेस काम लिया, बेस क्या देता है बच्चों, बेस क्या देते हैं, OH माइनस। इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, आपने देखा होगा बच्चों, हमेशा क्या होता है कि हम हमारे किसी भी कलीग को हम हमारे जैसा बना लेना चाहते हैं ना। अगर हम पढ़ने वाले हैं तो हम अपने फ्रेंड्स को पढ़ने वाला बनाएंगे, हम मस्ती मारने वाले हैं तो हमारे फ्रेंड को मस्ती मारने वाला बना देंगे, होता है ना, संगत का असर होता है बच्चों। तो अगर हाइड्रोक्सी बेस लिया आपने या ऑर्गेनिक बेस लिया, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, कार्बोनाइन बनेगा। अच्छा, ये किन किन रिएक्शंस में बन सकता है, देखो ये रिएक्शंस आप पढ़ोगे लेटर ऑन इस ऑर्गेनिक के अंदर। देखो जितनी भी रिएक्शंस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की,
उनमें कार्बन आयन बनता है बच्चों, जितनी भी रिएक्शन है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बच्चों, बताओ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शन है उनमें, एक बात बताओ बच्चों, देखो ये दिख रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको, देखो मैं वापस थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखता हूं। बच्चों एक बात बताओ, ये बॉन्ड कौन सा होगा, बताओ बच्चों। Mg और Br के बीच वाला बॉन्ड कौन सा होगा, कौन बताएगा। मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन के बीच बॉन्ड का नेचर कौन सा होगा, आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा, कौन सा होगा, बोलो बच्चों। आयनिक होगा। अच्छा अच्छा, CH3 और Mg के बीच, CH3 और Mg के बीच क्या होगा बच्चों, CH3 और Mg के बीच ये बॉन्ड होगा आपका कोवेलेंट, होगा बच्चों। ये जो बॉन्ड होता है वो होगा कोवेलेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, आयोनिक बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है या कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा ना। अब मुझे बताओ, दुनिया का कोई सा भी मेटल हो, आपको पता होगा, दुनिया का कोई सा भी मेटल हो उसकी ईएन हमेशा हाइड्रोजन की ईएन से भी कम होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है ईएन बच्चों, पता है क्या। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, तो दुनिया के हर एक मेटल की ईएन हाइड्रोजन से कम होती है। अब अगर हाइड्रोजन से कम है तो कार्बन से तो अपने आप ही कम होगी ना। अरे बच्चों, अगर हाइड्रोजन से कम है तो कार्बन से अपना आप ही कम होगी, क्योंकि कार्बन की ईएन तो हाइड्रोजन से ज्यादा है, कार्बन की होती है 2.5। तो देखो बच्चों, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा तो देखो ये क्या मिलेगा, CH3 नेगेटिव मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों। तो बच्चों बताओ, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया, आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में बच्चों आप ये रिएजेंट यूज लेते हो बच्चों, NaOH प्लस X2। बच्चों बताओ, मैंने रिएजेंट में ध्यान दीजिए, NaOH, NaOH क्या है बच्चों, NaOH क्या है, एक बेस है, और बेस है तो क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, बनेगा। अच्छा, जितनी भी कंडेंसेशन रिएक्शन है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, अब देखो बच्चों, आप एल्डोल में जाओगे ना, तो एल्डोल में बच्चों आप यूज करते हो NaOH या KOH, इसका यूज करते हो, ठीक है ना। ये बच्चों NaOH और KOH क्या है, बोलो बच्चों। NaOH और KOH क्या बेस है ना, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप क्लेजन कंडेंसेशन की बात करो बच्चों, ये कंपाउंड अगर आयोनाइज होगा, होगा सोडियम इथोक्साइड, तो ये एनाइन बना, और आपको पता है क्या, एनाइन हमेशा और हमेशा बेस होते हैं। अरे एनाइन हमेशा और हमेशा बेस होते हैं, लेविस बेस। OH पे भी कैसा चार्ज है बच्चों, OH पे भी कैसा चार्ज है बताओ, नेगेटिव है ना। तो ध्यान रखो बच्चों, एनाइन जो होते हैं वो बेस होते हैं। अच्छा, आप पर्किन रिएक्शन में जाओगे बच्चों, पर्किन रिएक्शन में ये वाला एनाइन काम आएगा, आएगा बच्चों। तो अगर आप ध्यान दो तो सब के अंदर क्या काम आ रहा है बच्चों, सब में क्या काम आ रहे हैं, बेस काम आ रहे हैं। देखो आप, किसी में OH माइनस, किसी में इथोक्साइड, किसी में एसीटेट आयन, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल लाइक सोडियम और जिंक। एक बात बताओ बच्चों, मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस है, बच्चों बताओ। मेटल इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन देने के लिए फेमस है, ठीक है। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब मुझे बताओ, जब कार्बन वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, बताओ बच्चों। कार्बन जब वो गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, आएगा बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों E1CB रिएक्शन, ये आगे पढ़ेंगे अपन। E1CB रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस, है ना। इसमें भी बच्चों अपन बेस काम में लेंगे, है ना, इसमें भी बेस काम आएगा। और ArSN2, इसमें भी अपन आगे देखेंगे कि बेस काम आएगा, ठीक है ना। अभी आप दिमाग में एक बात फिट करो, जहां पर भी बेस काम आए वहां कार्बन आयन बनेगा। और धीरे धीरे जैसे आप ये रिएक्शन पढ़ोगे, ArSN2, E1CB, ये अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी, घबराइए मत आप, ठीक है ना बच्चों।
तो अभी सिर्फ क्या बात ध्यान रखनी है, बेस याद रखो और मेटल याद रखो। समझ में आ गया बच्चों? बोलो। ये कंडीशंस आपको सारी आगे मैं रिएक्शन बाय रिएक्शन एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब देखो बच्चों, हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करनी है। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं स्टेबिलिटी जो होगी वो नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्या? बोलो बच्चों। नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना बच्चों? बोलो बच्चों, बोलो। अब बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी के लिए क्या ध्यान रखना है आपको? आप मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज आपको कम करना है, नेगेटिव चार्ज कम करना है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तभी नेगेटिव चार्ज कम होगा ना? अरे नेगेटिव चार्ज कम कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन को खींचना है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचते कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? बोलो बच्चों। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, विड्रॉविंग ही खींचेंगे ना बच्चों? ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या करेंगे बच्चों? बताओ। वो तो डोनेट करके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे ना, डोनेट करके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो। अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, मैं ये भी कह सकता हूं कि देखिए हमारे पास बच्चों ध्यान देना, देखो बच्चों, जैसे प्लस एम प्लस एच प्लस आई, जीरो माइनस आई माइनस एच और माइनस एम। एक बात बताओ बच्चों, ये जो मैंने लिख रखे क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? प्लस एम प्लस एच प्लस आई माइनस एच माइनस एम। बच्चों प्लस वाले तो क्या होते हैं बच्चों, पता है क्या? ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, और माइनस वाले क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है कि नहीं है बच्चों? बोलो, है? अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग सबसे अच्छा कौन करेगा? अरे मुझे बताओ, विड्रॉविंग, या आप मुझे बताओ तीनों इफेक्ट में सबसे अच्छा कौन होता है? तीनों इफेक्ट में एम इफेक्ट अच्छा होता है ना? अब एम देता है तो भी अच्छे से देता है, और लेता है तो भी अच्छे से लेता है। समझ आ रहा है? अगर उसका प्लस एम इफेक्ट देखें तो भी सबसे अच्छा होता है, और माइनस एम इफेक्ट देखें तो भी सबसे अच्छा होता है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं इस सीरीज में आगे जाऊंगा बच्चों, देखो इस सीरीज में जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर बढ़ेगा, तो आपकी स्टेबिलिटी बच्चों बढ़ जाएगी। ठीक है। अब बच्चों हम स्टेबिलिटी को अप्लाई करते हैं। चलिए बच्चों चेक कीजिए, हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है बच्चों। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं ए बी सी और डी। आप मुझे बताओ बच्चों, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें समझाना है। क्या हम इनको हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों? क्या हम इनको हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं कर सकते ना? याद है एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता। अब देखो बच्चों सुनो, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। यहाँ तीन तीन जने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो स्टेबिलिटी क्या करेगी बच्चों? घटाएगी ना। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप तो स्टेबिलिटी घटाएंगे ना। ठीक है, यहाँ दो डोनेट करने वाले हैं बच्चों, यहाँ एक डोनेट करने वाला है, आपके पहले में तो कोई है ही नहीं है ना बच्चों? बोलो, तो क्या जाएगा? आंसर जाएगा ए बी सी और डी जाएगा बच्चों। चलिए अब बात इसकी कर लेते हैं अपन, लगे हाथ फटाफट। अब बच्चों बताओ कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा? देखो बच्चों, सिंगल बॉन्ड की En 2.5, डबल बॉन्ड की 2.75 और 3.25। नेगेटिव चार्ज बच्चों किस पे ज्यादा स्टेबल होता है बताओ? नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है? मोर En और लेस En? मोर En पे होता है, तो इसका मतलब बोलो बच्चों थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट। हो गया बच्चों? आ गया समझ में? चलिए
अब बताओ सी में कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ सी में कौन ज्यादा स्टेबल है, चेक करो, बताओ बच्चों, सी में बताइए बच्चों। देखो बेटा सी में जो स्टेबल है ना वो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, ध्यान देना क्यों है। देखो बेटा ये नेगेटिव इधर गया तो ये इधर पहुंच गया, तो ये इस तरह से। तो बच्चों इसमें एट ए टाइम एक नेगेटिव और दोनों डबल बॉन्ड सब कुछ एक साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, एक साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा इसमें देखो या तो ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के साथ करेगा, करेगा बच्चों, है ना, या इसके साथ करेगा, है ना। क्या दोनों साइड एक साथ रेजोनेंस पॉसिबल है क्या, बोलो बच्चों, क्या दोनों डबल बॉन्ड एक ही टाइम पर नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में जा सकते हैं क्या, बोलो बच्चों, नहीं जा सकते ना। अब देखो एक बात सुनना, एक बात बताओ, एक ऐसा बंदा है जिसकी बॉडी के सारे ऑर्गन एट ए टाइम वर्क कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, जिसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क कर रहे हैं, और एक ऐसा बंदा है जिसकी बॉडी के कुछ ऑर्गन वर्क कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो किसकी लाइफ स्टेबल होगी बच्चों, बताओ, जिसमें सारे ऑर्गन एक साथ वर्क कर रहे हो या कुछ कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, बताओ बच्चों, इसमें होगी, जिसमें सारे एक साथ वर्क कर रहे हो उसी में होगी ना बच्चों। तो अब मुझे बताओ इन दोनों स्ट्रक्चर में देख के बताओ कि किस में नेगेटिव और डबल बॉन्ड एक साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं बच्चों, बताओ, फर्स्ट में जा रहे हैं ना बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई क्या, बोलो बच्चों, आ गया बच्चों। तो देखो ये क्लियर है क्या, अरे बच्चों क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गया, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो बच्चों, इन स्ट्रक्चर फर्स्ट both double bond and negative charge participate in resonance at same time, but in structure second only one double bond can participate at a time। बोलो बच्चों समझ में आ गया, चलिए अब बच्चों डी में बताओ, डी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ बच्चों, डी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, 1 2 3 है बच्चों, पक्का सोच लो अभी भी, डी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, वेरी गुड विनेस बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। देखो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है बच्चों, अब आप कहोगे ऐसा कैसे, देखो बच्चों सेकंड वाले में रेजोनेंस हो रहा है, ध्यान दीजिए, सेकंड वाले में रेजोनेंस हो रहा है और फर्स्ट वाले में रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चेक करो, देखो अगर आप चेक करो तो नेगेटिव डबल बॉन्ड के अल्टरनेट नहीं है, नहीं है ना, तो बोलो बच्चों जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसको पहले कंसीडर करेंगे या इंडक्टिव इफेक्ट वाले को कंसीडर करेंगे, बताओ बच्चों, रेजोनेंस वाले को करेंगे ना, समझ में आ गया, तो डी समझ में आ गया बच्चों, डी क्लियर हुआ, क्यों इंपॉर्टेंट है, अरे बच्चों समझ में आ गया। कई बच्चे क्या करते हैं NO2 को देखते ही लगा देंगे, वो NO2 को देखते ही लगा देंगे, वो नहीं करना। चलिए बच्चों ई में बताइए बच्चों, ई में बताओ, देखो इनमें रेजोनेंस तो सब में हो जाएगा, रेजोनेंस तो इसमें सब में हो जाएगा बच्चों, NO2 वाले में भी हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान दो बच्चों, स्पेसिफिक ऑर्डर ये आएगा, आएगा कैसे, देखो ये कार्बन नेगेटिव है बच्चों,
हमने ऐसा लिखा, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ आया तो ये इधर शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव इधर भी जा सकता है तो इधर शिफ्ट हो गया। अब मुझे बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर अच्छा किसका है, NO2 का अच्छा है या CHO का अच्छा है? हमने इंटरनेशनल भिखारी किसको बोला था, NO2 को बोला था। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई क्या, आ गई बच्चों? ठीक है, पक्का सबको समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप पावर, है ना, तो NO2 की CHO से ज्यादा बेटर है, ठीक है बच्चों। अगला बताओ बच्चों, अगले में ज्यादा स्टेबल कौन है, अगले में ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चों? सेकंड है। देखो बेटा, जितना रेजोनेंस यहाँ इसमें हो रहा है इतना तो इसमें भी हो रहा है, हो जाएगा बच्चों एट ए टाइम। उसमें एक्स्ट्रा भी होगा ना इस साइड, उसमें एक्स्ट्रा भी रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा इस साइड? अरे बच्चों होगा, जितना रेजोनेंस इसमें हो रहा है उतना तो इसमें भी हो ही रहा है ना, हो रहा है बच्चों? अरे हो गया, एक्स्ट्रा भी हो रहा है ना सेकंड वाले में, सेकंड वाले में एक्स्ट्रा रेजोनेंस हो रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बच्चों। चलो अब बताओ बच्चों, जी वाले ऑप्शन में, जी वाले में बताओ बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर, मैं नीचे लिख देता हूं, देखो बच्चों, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? वेरी गुड। देखो बच्चों, थर्ड है, थर्ड के बाद फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद सेकंड है बच्चों। देखो NO2 आपको पता ही है इंटरनेशनल भिखारी। अब बच्चों बताओ, CHO और ये एस्टर, किसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की पावर अच्छी है? याद करो, एल्डिहाइड और एस्टर में मैंने किसकी बताई थी, याद है क्या बच्चों? देखो इसमें नेगेटिव ऑलवेज रेजोनेंस में जाएगा, जाएगा ना, जाएगा बच्चों। इसमें देखो नेगेटिव जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि इधर वाले ऑक्सीजन की भी इच्छा होगी, हो सकती है ना, इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर की भी इच्छा होगी, तो जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में गया तो CH2 माइनस को रुकना पड़ेगा ना, बोलो बच्चों, जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर जाने लग जाएगा CH2 माइनस का रुकना पड़ेगा ना बच्चों, समझ में आया? अरे भाई लोगों समझ में आया क्या? चलो बच्चों ये बताओ, नेक्स्ट बताओ बच्चों, H कौन होगा? भव्या, क्या थर्ड में रेजोनेंस नहीं हो रहा क्या है भव्या? जी के थर्ड में रेजोनेंस नहीं हो रहा? भव्या जाखड़ा, हो रहा है ना, कौन मना कर रहा है इसको, ये क्या है? भव्या समझ में आया क्या? हाँ भैया, H वाले में बताओ, H वाले में देखो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों? मैं समझ में आएगा, बोलो बच्चों समझ में आया? देखो किस में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, बोलो बच्चों, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस किस में होगा? क्लोरीन में, याद है क्या? ये बताया था मैंने आप लोगों को। देखो ये बच्चों मैंने आपको रेजोनेंस की कंडीशन में पढ़ाया था, याद है? क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में डी होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज उस डी में चला जाएगा। फ्लोरीन में जा सकता है क्या, फ्लोरीन के केस में जा सकता है क्या नेगेटिव चार्ज बच्चों? नहीं जा सकता ना, क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या नहीं है बच्चों, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आएगा, अरे तो भाई टूपी तो भरा हुआ है ना, आशुतोष गौतम, टूपी भरा हुआ नहीं है क्या, इसकी एडिसेट sp3 नहीं आ रही क्या? हाँ भैया,
अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है ना। अब मुझे बताओ, ईएन का मतलब तो आप एक तरह से इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हो। अब इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव हुआ या रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव हुआ, बताओ बच्चों। आई और एम में ज्यादा कौन इफेक्टिव होगा, रेजोनेंस होगा। ओके बच्चों, चलो अगला बताओ बच्चों, अगला बताओ बच्चों कौन होगा। आई में बताओ बच्चों। वेरी गुड। देखो बच्चों, सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड में ये होगा बच्चों, ये ध्यान है ना, ये ऑक्साइड है ना, ये वाला होगा, होगा बच्चों। क्यों होगा, देखो नेगेटिव, देखो यहां से यहां जाएगा बच्चों, यहां आएगा, देखिए ध्यान देना, ये नेगेटिव जैसे यहां गया, जंप मारता है ना नेगेटिव, है बच्चों। फिर देखो ये यहां से यहां पहुंचा, पहुंचा बच्चों। तो अब मुझे बताओ कि ये नेगेटिव उस कार्बन पर चला गया जिस कार्बन पर क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये क्लोरीन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जा सकता है कि नहीं जा सकता, जा सकता है क्या बच्चों, जा सकता है, जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर बन सकती है, अरे बन सकती है बच्चों। याद करो, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर मैंने हेलोजेंस की बताई थी, याद है क्या। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर आई, फिर बी आर, फिर सी एल, फिर एफ। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सीएल की अच्छी होगी ना एफ के कंपैरिजन में। अरे बच्चों ये पॉइंट लिखाया था भाई, लोगों समझ रहे हो क्या मेरी बात आप। चलिए अब बताओ बच्चों, आई वाला बताओ, आई वाला बताओ, ये तो आपने अभी ताजा ताजा पढ़ा है, बताओ बच्चों। देखो सुनो, ये एरोमेटिक है बच्चों, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक है। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसको मैं सेकंड बोल देता हूं, इसको मैं थर्ड बोल देता हूं। तो बच्चों बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, तो फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद second। आएगा बच्चों। चलिए अब आ जाओ के अंदर, के की बात करें। रेजोनेंस बच्चों तीनों में होगा क्या, देखो रेजोनेंस तीनों में होगा, होगा बच्चों, रेजोनेंस तीनों में होगा। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी अच्छी किसकी है, एक आपका डबल बॉन्ड है, एक आपका ऑक्सीजन है, और एक आपका नाइट्रोजन है। कौन अच्छे से खींचेगा, कौन अच्छे से खींचेगा, ऑक्सीजन ना। तो सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या भाई लोगों। अरे बच्चों समझ में आई क्या बात। चलिए ये बताओ बच्चों, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब बच्चों बताओ कौन इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ। पहले चेक करो किसी में रेजोनेंस हो रहा है क्या, एल वाले के किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है क्या, हो रहा है बच्चों, हो रहा है क्या, हो रहा है। देखो बच्चों इसमें हो रहा है भैया, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये नेगेटिव यहाँ है बेटा, ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ है, वो एक ही जगह सबका हो रहा है बच्चों। थर्ड वाली में रेजोनेंस हो रहा है। अब देखो सेकंड और फर्स्ट में कैसे कंपेयर करेंगे, कि यहाँ ये जो कार्बन है वो है आपके sp3 कार्बन, है बच्चों, और यहाँ ये जो कार्बन है वो है sp2 कार्बन। अच्छा, किस कार्बन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग अच्छी होती है, किस कार्बन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग अच्छी होती है, sp2 की होती है ना। तो बच्चों बताओ, थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है। चलो बच्चों बात एम की करें, एम की बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बच्चों बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ बच्चों। थर्ड होगा बच्चों, थर्ड होगा, थर्ड के बाद सेकंड होगा, एंड सेकंड के बाद फर्स्ट होगा। अब कई बच्चे फर्स्ट को पहले टिक कर रहे हैं, समझ में आया बच्चों।
अरे समझ में आया, इसमें कोई भी एंटी एरोमेटिक नहीं है, चेक करो, इसमें बच्चों एंटी एरोमेटिक नहीं है। देखो ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। अब दोनों नॉन एरोमेटिक में रेजोनेंस हो रहा है दोनों नॉन एरोमेटिक में रेजोनेंस हो रहा है क्या? सेकंड में हो रहा है बच्चों, फर्स्ट में तो नहीं हो रहा है ना। अरे दोनों नॉन एरोमेटिक में से किस में रेजोनेंस हो रहा है बच्चों, बताओ, समझ में आ गया? चलिए अब बच्चों एन वाला बताओ, एन वाला समझ में आया? बोलो बच्चों। नेगेटिव रेजोनेंस में जा सकता है, किस में जा सकता है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड में से? नेगेटिव रेजोनेंस में सेकंड में जा सकता है। क्यों जा सकता है बच्चों? क्योंकि फास्फोरस क्या है बच्चों, फास्फोरस आपके थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, और उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं होते? तो ये स्टेबल होगा बच्चों, होगा, हो गया बच्चों, क्लियर है? चलिए अब आ जाओ बच्चों, ओ पर आ जाओ, बताओ। ओ में ये है बच्चों हमारे पास, इसको मैंने बोला फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बच्चों बताओ, सबसे पहले बताओ किस में रेजोनेंस हो जाएगा, ओ की किस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा? सेकंड में होगा, फर्स्ट में नहीं होगा क्या भाई? ओ के फर्स्ट में रेजोनेंस नहीं हो सकता है ना बच्चों, नेगेटिव डबल बॉन्ड अल्टरनेट है ना, वेरी गुड, ब्रिट्स रूल कल ही पढ़ा था बच्चों, कल ही पढ़ा था, ब्रिट्स रूल नहीं होगा ना। तो बच्चों देखो सेकंड हो गया, सबसे पहले सेकंड, क्यों? इसमें रेजोनेंस है। अब देखो बच्चों, फर्स्ट और थर्ड में डिसाइड करना है, तो बच्चों बताओ फर्स्ट और थर्ड में कैसे डिसाइड करोगे? रेजोनेंस तो रूल आउट हो गया, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ नेगेटिव के डबल बॉन्ड इतना पास है, और यहाँ नेगेटिव से डबल बॉन्ड आपका काफी दूर है बच्चों, तो ये कम खींच पाएगा। कौन आएगा बच्चों? फर्स्ट, फिर कौन आएगा? थर्ड आएगा, आएगा बच्चों। चलिए अब आओ बच्चों, पी पे बताओ, नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो देखो बेटा NO2 का क्या क्या इफेक्ट होता है, -M -I होता है बच्चों। क्लोरीन का बोलो बच्चों, -I +M होता है बच्चों, और ऑक्सीजन का +M -I। आपको पता होगा कि क्लोरीन के लिए तो -I ज्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों +M से, याद है क्या? क्लोरीन के लिए -I ज्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों, पता है क्या? हेलोजेंस के लिए बताया था। अच्छा, इसके लिए +M ज्यादा इफेक्टिव होगा -I से, होगा क्या? ये पॉइंट मैं आपको पीछे सारे एक्सप्लेन करके आ चुका हूं ना बच्चों। तो अब मुझे बताओ, देखो ये तो खींच रहा है बच्चों, ये खींचेगा कंपैरेटिवली कम, ये तो भैया एम का इलेक्ट्रॉन दे देगा ना बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे तगड़ा मेरे हिसाब से फर्स्ट, फर्स्ट के बाद बच्चों सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद, क्या ये बात सही है क्या? अरे बच्चों OCH3 का एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो तो डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ना। अरे बोलो बच्चों, नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। जब रेजोनेंस आपका रेजोनेंस लोन पेयर के कारण हो रहा हो, तो देखो बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर जंप करके नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ आएगा। अब मुझे बताओ CH2 का नेगेटिव और नीचे वाले कार्बन पे नेगेटिव, दोनों कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, अरे अनस्टेबल हो जाएगा क्या? पी वाला समझ में आ गया सबको? पी वाला सबको समझ में आ गया? हो गया? बोलो बच्चों, पी वाला समझ में आ गया क्या? चलिए क्यू वाला बताओ, क्यू वाला कीजिए, क्यू वाला कीजिए बच्चों, मैं देता हूं। देखो इसको मैं लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो बच्चों सब में NO2 है बच्चों। अब मुझे बताओ NO2 की बात करो,
तो यहाँ NO2 माइनस M माइनस आई लगाएगा, यहां सिर्फ माइनस आई लगेगा और यहां माइनस M माइनस आई लगेगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आप अगर ध्यान दो तो बच्चों फर्स्ट और थर्ड में से लड़ाई खत्म करनी है। फर्स्ट और थर्ड में दोनों में माइनस M लग रहा है, तो माइनस M तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये तो दोनों में न्यूट्रल होगा एक तरह से। अब मुझे बताओ, हमें आई इफेक्ट को देखना पड़ेगा, तो आई इफेक्ट ऑर्थो में ज्यादा अच्छे से लगता है या पैरा में अच्छे से लगता है बच्चों बताओ? ऑर्थो में लगेगा ना। तो बच्चों फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद आपका बच्चों सेकंड आ जाएगा, सेकंड के बाद फोर्थ आ जाएगा। आ जाएगा क्या बच्चों? अरे बोलो बच्चों। ठीक है, चलिए अब आओ बच्चों, यहां बताओ। देखो CH3 क्या लगाएगा, यहां पर लगाएगा आपका प्लस आई प्लस एच लगाएगा। यहां पर उस CH2 के माइनस के रेस्पेक्ट में सिर्फ ये प्लस आई लगा सकता है, क्योंकि इसकी मेटा पोजीशन आ जाएगी CH2 माइनस, तो मेटा पोजीशन पे तो H नहीं लग पाएगा ना बच्चों, मेटा पोजीशन पर H नहीं लग पाएगा ना, बोलो। क्योंकि CH3 के रेस्पेक्ट में CH2 माइनस जिस कार्बन पर है वो मेटा पोजीशन पर है ना, अरे है ना बच्चों। अच्छा, यहाँ क्या लगेगा, प्लस आई प्लस एच। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों बताओ, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से डोनेशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो कर ही रहा है, कर रहा है ना बच्चों, कर रहा है बच्चों। तो अब मुझे बताओ किस में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं हो रहा बच्चों? सबसे पहले मुझे फोर्थ को लेना चाहिए ना, बोलो बच्चों, फोर्थ को लेना चाहिए ना। अरे थर्ड को मत लो, थर्ड में प्लस आई तो लगी, सेकंड को मत लो क्योंकि सेकंड में प्लस आई तो लगी रहा है, फिर सेकंड आएगा, फिर आपका थर्ड आएगा एंड फिर फर्स्ट आएगा। आएगा क्या बच्चों? बोलो बच्चों, आएगा? ठीक है, चलिए अब आ जाओ बच्चों, CH2 माइनस NH2। देखो बच्चों, यहाँ ये प्लस M ज्यादा इफेक्टिव है, वही लगाएगा, ठीक है, और माइनस आई भी लगाएगा, लगाएगा बच्चों, प्लस M माइनस आई। यहाँ सिर्फ माइनस आई, मेटा पोजीशन पे M तो नहीं लग पाएगा ना, मेटा पोजीशन पर M और H इफेक्ट जीरो हो जाता है बच्चों, पता है क्या? मेटा पोजीशन पर ये बच्चों मैंने डिस्कस कर रखा है आपसे। अच्छा यहाँ बताओ, माइनस आई और प्लस M, ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब बताओ बच्चों, कौन इसमें सबसे तगड़ा पड़ा? बताओ बच्चों, कौन सबसे तगड़ा पड़ा? सेकंड वाला पड़ा। देखो सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं बच्चों माइनस आई के कारण। फिर पड़ा फोर्थ, फिर पड़ा फर्स्ट एंड फिर पड़ा थर्ड। समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया बच्चों? फर्स्ट में और थर्ड में ध्यान दीजिए, एम तो दोनों में लग रहा है, लेकिन आई डिस्टेंस कम होने का अच्छा लगेगा ना, आई डिस्टेंस के कारण। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब बच्चों बताओ, अगर मैं बात करूं टी की, तो टी में देखो बच्चों क्या हो रहा है, बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? चेक करो, बोलो बच्चों। थर्ड होगा ना बच्चों। देखो ये एक ही साइड रेजोनेंस में जा रहा है, ये दोनों साइड जाएगा, ये तीनों साइड जाएगा। कहते हैं ना, एक हाथ में लड्डू दो हाथ में लड्डू, और यहाँ तो भैया दो हाथों में और मुंह में लड्डू। तो भैया तगड़ा कौन हुआ? थर्ड वाला हुआ ना। अरे बोलो बच्चों, थर्ड वाला हुआ। आ गया समझ में? बोलो बच्चों। चलिए यू वाला बताओ बच्चों, यू वाला बताओ बच्चों, यू वाला बताओ। फर्स्ट ज्यादा होगा ना बच्चों, क्योंकि देखो ये दोनों ही कीटोन है ना बच्चों, कीटोन और कीटोन, और इधर एक कीटोन है और एक एस्टर है। अब वो पता होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर कीटोन की अच्छी होती है, आप जानते हैं इस चीज को।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर कीटोन की अच्छी होती है बच्चों। अब देखो बेटा, मैंने एनाइन की स्टेबिलिटी के आपको इतने एग्जाम्पल करवा दिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये सारा कुछ एप्लीकेशन है एमएचए इफेक्ट का, है ना बच्चों? ये सारा कुछ एप्लीकेशन है एमएचए इफेक्ट का। अगर आपने एमएचए इफेक्ट मतलब लास्ट वीक में आपने जो पढ़ा था ना, उसको अगर आपने ढंग से सीख लिया ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। और अगर लास्ट वीक में आपने ढंग से नहीं सीखा, तो दिक्कतें जो शुरू होएगी वो आगे तक चलेगी बच्चों, ये कंफर्म है। अब देखो बेटा सुनो, ये मैंने एक स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनाइन को डिस्कस करने के लिए कुछ मैंने कार्बेनाइन ले रखे हैं। यहां से क्वेश्चन आपके आते रहते नीट में, और है ना बच्चों? चलो तो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों, पहले वाला जो आपको कार्बेनाइन दिख रहा है, क्या वो एरोमेटिक है क्या? पहले वाला जो दिख रहा है वो क्या एरोमेटिक है क्या? अच्छा, आपको पता होगा एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों मैंने इसी को लिया। अब देखो बेटा, ये जो CCl3 माइनस है ना, CCl3 माइनस बच्चों, है ना, इस PH3C माइनस, PH3C माइनस समझ गए बच्चों? कार्बन पे नेगेटिव और इसके साथ इस तरह से 3 बेंजीन रिंग, 1 2 और 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। अब देखो बेटा, ये CCl3 माइनस इससे ज्यादा स्टेबल है, ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि बच्चों जब CCl3 माइनस में रेजोनेंस हो रहा है ना, तो उस रेजोनेंस से बच्चों हो क्या रहा है, उस रेजोनेंस से देखो बच्चों हुआ क्या कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन के ऊपर जा रहा है क्या बच्चों? बोलो, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जा रहा है? क्लोरीन के ऊपर जा रहा है। और ये जो ट्राइफेनिल वाला कार्बेनाइन है, इसमें नेगेटिव चार्ज हमेशा कार्बन पर ही जाएगा ना, इसमें नेगेटिव चार्ज हमेशा कार्बन पर जाएगा। अब मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल रहेगा, कार्बन पे या क्लोरीन पे? बताओ बच्चों। क्लोरीन पे रहेगा ना, क्योंकि क्लोरीन की एन ज्यादा होती है बच्चों। तो ये समझ में आ गया? आ गया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? अब देखो बेटा, इसमें क्या है, इसमें बच्चों इनमें देखो, इन तीनों में समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक में 3 बेंजीन रिंग है बच्चों, एक में 2 बेंजीन रिंग है और एक में 1 बेंजीन रिंग है। जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्या? बोलो बच्चों, जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्या? होगी बच्चों? समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, इसमें भी बच्चों रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा क्या? जाएगा बच्चों, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा क्या? हो जाएगा? अरे बच्चों यहां तक समझ में आ गया क्या? अब देखो बेटा सुनो, ये तो हम कह सकते हैं ये रेजोनेंस हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। अब देखो बेटा, आगे चलो। इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट के अकॉर्डिंग EN है 3.25, 2.5। बताओ बच्चों, नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल? अब देखो रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो मोर EN वाले को कंसीडर करेंगे, ये मोर EN वाला आ गया। आ गया? अब देखो बेटा, ये तो आपने अभी पढ़ाई था थोड़ी देर पहले, पहला एग्जांपल याद करो, 1 डिग्री 3 डिग्री, याद आ गया क्या? आ गया बच्चों? तो ये कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी एक ऑर्डर है जो जनरली कई बार पूछ लेते हैं। मैंने आप ऑर्डर के वैसे काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए बच्चों। अब देखो बेटा, एक दो छोटी मोटी रिएक्शंस मैं आपको समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करो। बच्चों एक क्वेश्चन लिखा हुआ CH3CH2Cl और Zn+HCl। इस रिएक्शन को देख के एरो पे जो लिखा हुआ है ना, उसको देख के बताओ आपको क्या दिख रहा है। एरो पे क्या लिखा हुआ है? जिंक लिखा हुआ है ना बच्चों। जिंक क्या है? जिंक क्या है बच्चों? मेटल है ना। मेटल क्या करते हैं? मेटल क्या करते हैं बच्चों? मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखो बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए मान लीजिए इसने, ये बच्चों। अब देखो बेटा, ये खींचेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चलेगी। अब मुझे बताओ, अगर +1 पर -2 आ जाए,
तो नेट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा क्या, +1 पर -2 आ जाए तो नेट -1 आ जाएगा क्या, बोलो बच्चों। अरे आ जाएगा भाई लोगों, समझ में आया कि नहीं आया। कार्बन पे प्लस था, उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो देखो बच्चों ये ऐसा बन गया क्या, बोलो बच्चों। ये एनाइन बन गया क्या, कार्ब एनाइन बन गया क्या बच्चों। अरे कार्ब एनाइन बन गया भाई लोगों। अब देखो ये क्या करेगा, HCl में से, बोलो बच्चों, H+ इसको मिल जाएगा क्या, HCl में से H+ इसको मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा। क्या बनेगा देखो, CH3 ठीक है। अब देखो बेटा पीछे देखो क्या बना, Zn+2 बना बच्चों, ये Zn+2 है। इस Zn+2 के साथ देखो एक Cl यहां से और एक Cl यहां से, 2 Cl हो गए क्या, और बच्चों क्या मिल गया, ZnCl2 बन गया, बन गया। अब ये रिएक्शन समझ में आई मैंने कैसे की, ये रिएक्शन समझ में आई क्या भाई लोगों, मैंने कैसे की, बोलो बच्चों। देखो मेटल था तो मैंने एनाइन बनाया, बनाया बच्चों, मेटल के लिए मैंने एनाइन बनाया, बना दिया। चलिए अब देखो बच्चों अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है, कौन से भाई साहब दिख रहे हैं, सोडियम भाई साहब दिख रहे हैं क्या, सोडियम भाई साहब दिख रहे हैं। सोडियम क्या होता है बच्चों, सोडियम क्या होता है, मेटल है, ठीक है बच्चों। कुछ दिमाग में बैठ रहा है, मेटल है तो कुछ दिमाग में बैठ रहा है क्या, क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, मेटल है तो दिमाग में बैठ रहा है। इंटरमीडिएट बताओ, देखो कैसे, देखो बच्चों ये CH3Cl है ना बच्चों, ये 2 सोडियम, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए 2Na+, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके पास गए, इसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने CH3- में कन्वर्ट कर दिया। ये CH3- दूसरे मॉलिक्यूल पर नेगेटिव पॉजिटिव, इस मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, और अटैक करते ही ये बन जाएगा क्या बच्चों, बन जाएगा क्या, बोलो बेटा बोलो। ये रिएक्शन वैसे आप लोगों को याद होगी, आपने पढ़ रखी होगी, इस रिएक्शन को आप बोलते हो बच्चों वुड्स रिएक्शन, बोलते हैं क्या, तो वुड्स रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, है ना। याद करो आपने लास्ट ईयर ऐसा पढ़ा था, CH3Cl, ये 2 मोल सोडियम, ClCH3, ठीक है, और यहां से ये ऐसे निकल जाता था, क्या जाता था बच्चों। चलिए अगला बताओ बच्चों, अगला, अगले की रिएक्शन को ध्यान दीजिए बच्चों, दिख रहा है क्या, अगले वाली रिएक्शन किसकी है, अगली वाली रिएक्शन किसकी है बच्चों, ये Gr की है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है। अब देखो बच्चों यहाँ कार्बन पर नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, बोलो H पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव इससे जुड़ जाएगा क्या सीधा सीधा, बोलो बच्चों CH3H और MgBr बन गया क्या प्रोडक्ट। अरे कार्बेनाइन जो बना वो समझ में आया क्या, बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए अगला बताओ, अगला बताओ बच्चों, ये रिएक्शन करवानी है हमें, तो CH3MgBr ये नेगेटिव बनेगा क्या बच्चों, बताओ, CH3- ये नेगेटिव बनेगा क्या, अरे बोलो बच्चों बनेगा क्या। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका सोर्स होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका सोर्स होता है, कार्बेनाइन। अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा बच्चों, क्या CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा क्या, हो जाएगा, कर दो बच्चों। अब देखो बेटा ये नेगेटिव बन गया क्या, नेगेटिव वाले को अपन बेस बोलते हैं क्या, बोलो बच्चों, नेगेटिव वाले को बेस बोला जाता है, बोला जाता है क्या, नेगेटिव वाले को बेस बोला जाता है, दिमाग में फिट कर लो। अच्छा बच्चों बेस को क्या पसंद है, बेस को क्या पसंद है,
एसिड पसंद है, मतलब H+ पसंद है उसको, बेस को H+ पसंद है क्या बच्चों? तो देखो आपने वाटर ले रखा बच्चों, याद करो, तो वाटर से ये H+ क्या करेगा, ये खींच के निकाल देगा, और निकाल के इस तरह से इसने प्रोडक्ट बना दिया क्या? बोलो बच्चों, प्रोडक्ट समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? अब बच्चे के दिमाग में आती है कि सर ये MgBr और ये कहाँ गए, तो ध्यान दो बच्चों, देखो Mg पे पॉजिटिव चार्ज था और OH पे नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है क्या? ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, MgBr और OH। बोलो बच्चों, क्या भेजे में बैठी बात? अरे बोलो बच्चों, भेजे में बैठी क्या? बैठ गई पक्का? चलो तो ये बनाओ, इससे क्या बनेगा बच्चों बताओ, CH3COH, ठीक है, और मैंने लिखा C6H5MgBr है बच्चों, और साथ में मैंने लिया वाटर। अब बनाओ बच्चों, क्या बनाएंगे? तो पहले बताओ, C6H5MgBr है बच्चों, तो C6H5MgBr क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या? C6H5MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या? है बच्चों। किसका सोर्स होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? किसका सोर्स होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? किसका सोर्स होता है? कार्बेनाइन। कौन सा कार्बेनाइन मिल रहा है? कौन सा कार्बेनाइन मिल रहा है? बोलो बच्चों, कौन सा कार्बेनाइन? C6H5 मिल रहा है बच्चों। तो देखो बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव वाला अटैक कर जाएगा इसके ऊपर, कर गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, इस ऑक्सीजन नेगेटिव पर, नेगेटिव नेगेटिव को क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव वाला क्या होता है बताओ? बेस होता है। बेस को H+ पसंद है, तो यहां से इसको खींच लेगा, खींच के ये प्रोडक्ट बना देगा। बोलो बच्चों, अब देखो बेटा, इन रिएक्शंस में मैंने प्रोडक्ट कहीं पे ये नहीं बोला कि इस तरह से रटा जाए, मैंने आपको लॉजिकली बना के बताया है कि ये कैसे बन रहे हैं। अरे बच्चों, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल समझ में आए क्या? नन्हे मुन्ने से एग्जाम्पल। बोलो बच्चों, आगे सबको समझ में? आगे। अब देखो बेटा सुनो, ये मैंने आपको कार्बेनाइन सारे पढ़ा दिए, ठीक है ना? तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अगर आपको कहीं डाउट है तो बता दो। ABCD, पहले इनमें चार में किसी को डाउट है क्या? ABCD इन चार में किसी को डाउट है क्या? ABCD4 में कोई डाउट नहीं है? आगे चलू? चलो देखो बच्चों सुनो, अब बताओ EFGH, इसमें किसी को डाउट? EFGH कोई डाउट? नहीं है क्या बच्चों? नहीं है? चलो अब देखो बच्चों सुनो, बताओ IJKL और S, बताओ बच्चों, इनमें कोई डाउट? चलो ये बताओ बच्चों, ये NOP, इसमें कोई डाउट? O में 1 और 3 में माइनस गया तो रिंग अनस्टेबल हो जाएगी। बेटा 1 और 3 में नेगेटिव जा कहां रहा है? नेगेटिव को तो
इंडक्टिव इफेक्ट के कारण खींच रहा है, वो तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, जहां थोड़ी इन रहा है, ऐसे थोड़ी ना बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट तो आपका क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। इंडक्टिव इफेक्ट तो बहुत ही वीक होता है ना बेटा, जा कहां है नेगेटिव। मैंने लिखाया था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने ऑर्बिटल चेंज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने ऑर्बिटल चेंज नहीं करते, है ना। चलिए अब बताओ पी क्यू आर, बोलो बच्चों, पी क्यू आर में कोई डाउट? बोलो बच्चों, है क्या, है कोई डाउट? चलिए अब बताओ बच्चों, एस, बोलो बच्चों, एस टी यू, इसमें किसी को डाउट है? कशिश गर्ग, NH2 का कौन सा इफेक्ट ज्यादा होता है कशिश गर्ग? कशिश गर्ग, NH2 का कौन सा इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्लस एम होता है या माइनस आई होता है? प्लस एम होता है ना, तो जो डोमिनेटिंग है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। NH2 इलेक्ट्रॉन देता ज्यादा है, खींचता कम है, पता है क्या? जब बताया था कि कार्बन के साथ जब भी कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा तो आप एम को ही कंसीडर करके चलें, आई तो उसमें कोई काम का ही नहीं रह जाता। नहीं लिखा है ये पॉइंट है कशिश गर्ग? समझ में आया क्या तेरे को? हाँ भैया, चलो तो ये हमने बच्चों पढ़ लिया आपका कार्बेनाइन। एक इंटरमीडिएट तो देखो बच्चों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अपन लेते हैं फ्री रेडिकल, है ना। ये फ्री रेडिकल याद है क्या? कल हमने बच्चों फ्री रेडिकल बनाया था, याद करो। ये फ्री रेडिकल हमने बॉन्ड क्लीवेज में बनाया था। ये देखो बच्चों, बीच वाला दिख रहा है फ्री रेडिकल, किस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज से बना था बच्चों, बताओ। देखो हमने फ्री रेडिकल बनाया था, होमोलाइटिक बनाया था बच्चों। फिर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बच्चों। ये पैरामैग्नेटिक है और इसकी हाइब्रिड स्टेट sp2, ये हमने कुछ डिस्कस की थी बातें। तो अब देखो बेटा सुनो, हम फ्री रेडिकल की जो पॉइंट्स हैं वो पहले देख लो। देखो क्या लिख रहा है, ये न्यूट्रल है बच्चों, न्यूट्रल समझ में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पैरामैग्नेटिक है बच्चों। अरे पैरामैग्नेटिक क्यों है बच्चों? टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हो रहे हैं, 7 कैसा नंबर है? टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हो रहे हैं, 7 ओड नंबर है ना, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये बात में बच्चों दिखा दो बच्चों। अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये किससे लव करेगा बच्चों, इसको कौन अच्छे लगेंगे? अरे ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा या न्यूक्लियस लविंग होगा? इलेक्ट्रॉन लविंग होगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब ये कुछ फ्री रेडिकल लिखे हुए हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है बच्चों, इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। तो बच्चों बताओ क्या होगी, जल्दी से बोलते जाओ। पहले की क्या होगी, sp2, इसकी भी बच्चों sp2, की भी sp2, एंड लास्ट वाले की बताओ बच्चों, लास्ट वाले की बताओ, लास्ट वाले की बताओ भाई क्या होगी? लास्ट वाले की बच्चों sp3 है ना, याद है क्या? अगर ओड इलेक्ट्रॉन आपके रेजोनेंस क्या सॉरी लेटरल एटम की En जब सेंट्रल एटम से ज्यादा हो, है ना बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट ईयर। अगर लेटरल एटम की En सेंट्रल एटम से ज्यादा हो तो लेटरल एटम क्या करता है कि उस
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर देता है, कर देगा ना बच्चों। अरे फ्लोरीन की एन ज्यादा है ना, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएगा बच्चों। अरे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएगा, और अगर ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, sp3। जिसको नहीं पता हो वो केमिकल बॉन्डिंग की क्लास अटेंड कर रहे हो, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये पढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये पढ़ाया जाता है, क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। चलो बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो बच्चों एक बात बताऊं, मैं कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं ऐसा कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे क्या? बोलो बच्चों। अरे ये गरीब है ना बेचारा, तो गरीब को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे, घटाएंगे क्या? घटाएंगे बच्चों, बोलो। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस तरह से लेता हूं, देखिए माइनस एम माइनस एच माइनस आई, कोई इफेक्ट नहीं, प्लस आई प्लस एच और प्लस एम। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, ये इफेक्ट लिखे मैंने, इस सीरीज में अगर मैं इधर से इधर जाता हूं बच्चों, तो ये कंफर्म है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, बोलो बच्चों बढ़ेगी क्या? बोलो बच्चों बढ़ेगी, है ना। अब देखो बेटा, हमें वही है स्टेबिलिटी ऑर्डर की कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है। तो ये तो कल करेंगे। अब बच्चों मैं 12th वाले बच्चों को उनका जो पेपर हुआ था वो मैं सोल्व करवा देता हूँ, है ना। तो 12th वाले बच्चे ये पेपर देखो आपका, है ना, ये पेपर मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, जिनको करना है वो रुके, बाकी चलिए बच्चों ये स्टार्ट करते हैं जो आपका पेपर हुआ था। तो हाँ जी भैया, क्वेश्चन नंबर 1 2, जिसको डाउट है वो क्वेश्चन का नंबर चैट बॉक्स में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चों 6 में अगर आप ध्यान दो ना, तो एक चीज समझ में आ रही होगी बच्चों, देखो ध्यान दो, यहाँ H है और यहाँ CH3 है बच्चों, बाकी सब कुछ सिमिलर है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो दोनों कंपाउंड्स में किस चीज का डिफरेंस आ गया, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ गया क्या? इन दोनों कंपाउंड्स में CH2 यूनिट का डिफरेंस आ गया, और CH2 यूनिट का डिफरेंस आ गया तो वो कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, होमोलोगस होते हैं क्या? अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जब CH2 का डिफरेंस होता है तो वो होमोलोगस होते हैं, तो ये होमोलोगस है। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, चलिए 7 नंबर बताओ, 7 बोलो। 7 दिख रहा है? यहाँ देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इनके बीच में, हो जाएगी ना, इस H की इस ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी। 7 पता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देखो ये करवाया मैंने आपको क्लास में, अरे करवाया था। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। बोलो बच्चों 8 बताना है। देखो बच्चों ये कहता है कि कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट तो कर देगा ना,
फर्स्ट इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, यहाँ और देखो बेटा रिंग में ऊपर और नीचे वाला पार्ट अलग है, ठीक है। सेकंड में भी देखो यहाँ एच है, रिंग का ऊपर और नीचे वाला पार्ट अलग है। थर्ड क्यों कर देगा? थर्ड में देखो बेटा इंडिविजुअली दो sp3 कार्बन पर अलग अलग ग्रुप है, इंडिविजुअली दो sp3 कार्बन पर, फोर्थ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अब आप ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो आपको बात पता होगी बच्चों, जब तक 8 कार्बन नहीं होते तब तक जीआई पॉसिबल नहीं है ना। अरे जो फोर्थ का जो ये दो डंडी लगा रखी है, ये आपको पता है sp3 कार्बन पे नहीं है, sp2 कार्बन पर है बच्चों, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अरे सारांश सिंह थर्ड ऑप्शन में बेटा ये देख, ये इंडिविजुअली CH3H और इस पे भी ये H और ये CH3, इंडिविजुअली इस sp3 पे दोनों डिफरेंट है और इंडिविजुअली इस sp3 पे भी दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? सिंह साहब समझ में आया? आगे अच्छा 9 बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कहता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 3,6 डाई ब्रोमो, है ना, 6 मिथाइल 3 हेप्टीन और 3E। तो बच्चों आपका जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड नंबर पे आना चाहिए, तो 1 2 मतलब नहीं है, 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, 3,6 डाई ब्रोमो, है ना बच्चों, 3,6 डाई ब्रोमो, है ना, और 3 मिथाइल हेप्टीन 3। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही छोड़ दो क्योंकि डबल बॉन्ड सेकंड पे आ गया। अब देखो बेटा सुनो, इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, इस डबल बॉन्ड का। तो बच्चों बताओ, ब्रोमीन और इथाइल में से हाई प्रायोरिटी इसको हुई, और इधर देखो बच्चों ये H है तो हाई प्रायोरिटी इसको हुई। तो बोलो बच्चों, दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड, दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आ गई। ई हो गया क्या? अरे बोलो बच्चों, ई हो गया क्या? हो गया। तो अब ई हो गया तो अब आप चेक कर लो, ई हो गया तो चेक कर लो। सेकंड ऑप्शन में देखो ब्रोमीन एक ही जोड़ रखा है ना, सेकंड ऑप्शन होएगा नहीं। फोर्थ ऑप्शन बेटा जेड होगा, चेक कर लो। हो गया क्या? अरे समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। 10 तो बहुत ही सिंपल सा था, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए। 10 हो गया सबसे। अरे बच्चों वो फॉर्मूले लिखाए थे, ऐसे मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे आपको, ऐसे मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है। अरे दिक्कत तो नहीं है 10 में, 10 में दिक्कत तो नहीं है भाई लोगों। क्वेश्चन नंबर 11। 11 बताओ बच्चों। देखो इथाइलिन डाइअमीन दिख रहा है बच्चों, इथाइलिन डाइअमीन ये होता है, ठीक है बच्चों। फिर है सक्सिनिक एसिड, देखो बच्चों ये है सक्सिनिक एसिड, ठीक है। फिर है इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो बच्चों इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है तो कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है बच्चों, बताओ। ये ग्रुप लिखाए हैं मैंने आपको नोट्स के अंदर, बहुत अच्छे से ग्रुप लिखाए थे मैंने आप लोगों को, ये चेक करना, ये लिखाए हुए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो गाउच फॉर्म स्टेबल होती है बच्चों, नोट्स में बहुत अच्छे से लिखी हुई है लाइन। चलिए आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। 12 13 12 13 14। 14 में देखो बच्चों ज्योमेट्रिकल पूछ रहे हैं तो चेक करो। देखो इस कार्बन पर अभी आयोडीन और फ्लोरीन है ना,
और इस कार्बन पर ब्रोमीन और क्लोरीन है। तो देखो इधर भी इसने यही रख रखा है ना, कम से कम ये तो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा सुनो, फर्स्ट वाला अगर देखो तो ये हाई प्रायोरिटी हो गया और इधर ये हाई प्रायोरिटी हो गया, तो ये ई फॉर्म आ गया बच्चों। और इधर देखो ये हाई प्रायोरिटी, ये हाई प्रायोरिटी, ये जेड फॉर्म आ गया। तो बोलो बच्चों, फर्स्ट वाला एक ई है एक जेड है कि नहीं है? अब देखो बच्चों ध्यान देना, सेकंड थर्ड ऑप्शन में तो बच्चा ये क्या हो रहा है, ये तो पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। देखो जिस कार्बन पे क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ था, क्या उसी कार्बन पर क्लोरीन और ब्रोमीन इधर है क्या? नहीं है। देखो अब क्लोरीन के साथ फ्लोरीन आ गया, पंगा हो गया ना। अरे पंगा हो गया ना बच्चों। ऐसे ही थर्ड में चेक कर लो आप, ऐसे ही थर्ड में बच्चों, ठीक है। हो गया क्या? ऐसा क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया था, आपको क्वेश्चंस करवाए थे ऐसे मैंने। हाँ बच्चों बताओ, क्वेश्चन नंबर 15। अरे यार क्या कर रहे हो, 4 कायरल कार्बन है तो 2 की पावर n कर दो, की पावर 4 कितना आ जाएंगे? 16 आ गए ना। लिख रहा ना एसिमेट्रिकल है ये, एसिमेट्री लिखा हुआ है देखो। हाँ भैया 16 16 16 में देखो बच्चों, ये देखो ये CH Br, इस कार्बन को देखो, ये कायरल कार्बन है, दिख रहा है क्या? ये कार्बन कायरल है। 17 17 देखो 17 में ये कार्बन देखो बच्चों कायरल है और ये डबल बॉन्ड रहा, तो एनेंशियोमेरिज्म भी हो जाएगी और जीआई भी हो जाएगी। हाँ भैया 18 बोलो। देखो सी के साथ एबीडी याद है क्या? सी के साथ एबीडी प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, और जब 2 कायरल कार्बन होते हैं तो 3 बनते हैं। ये मैंने बात आपको बहुत अच्छे से समझाई थी बच्चों, याद है क्या? ये बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। 19 बताओ बच्चों, 19 19 देखो बच्चों, ये कंपाउंड ध्यान दो, ये कह रहा है बाइफेनिल कंपाउंड, ये बाइफेनिल कंपाउंड है। अब देखो बेटा सुनो, हम क्या करेंगे, जैसे इस रिंग में 1 2 3 4 5 6, इसको देंगे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 6 प्राइम। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है, 2 2 प्राइम, यानी यहाँ कार्बोक्सिलिक लगाया और इधर भी कार्बोक्सिलिक लगाया, फिर 6 6 NO2 और NO2। ये एग्जांपल्स मैंने आपको बाइफेनिल नहीं करवाए थे क्या बच्चों? बाइफेनिल वाले करवाए थे ना, में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पता है ना। रिंग ऐसे हो जाती है, रिंग घूम के ऐसे हो जाती है बच्चों, याद करो, पढ़ाया मैंने आप लोगों को। चलो 20 तो बेटा कॉपी का क्वेश्चन है, मुदिता जोशी पढ़ा कर घर पे। एनेंशियोमेरिज्म दिखानी है तो कायरल कार्बन लाना है, तो देखो ये कायरल कार्बन बना दो, कितने कार्बन चाहिए? एल्केन एल्कीन एल्काइन सबके मैंने कायरल कार्बन बना बना के बताए थे आपको मिनिमम। एक कॉपी में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, आप चेक करना। अरे कॉपी में लोवेस्ट एल्कीन, एल्कीन बना दी ना, देखो CH डबल बॉन्ड CH2। मुदीता ये नहीं करवाया था क्या क्लास में क्वेश्चन? मुदीता अरे मुदीता हाना तो बोल। हाँ भैया याद थोड़ी न करना है बेटा, बनाना था कायरल कार्बन, और क्या था इसमें, कुछ था ही नहीं। हाँ बच्चों 21 बताओ। 21 में देखो बेटा, पहला तो मीजो है और दूसरे और तीसरे आपस में एनेंशियोमर्स हैं। अब इसने डाइस्टीरियोमर्स पूछा है, हो गया क्या? अरे बच्चों हो गया क्या? 21 22
22 कॉन्फ़िगरेशन तो निकल गया। अगर इतने करवाए थे क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन की, निकल गया क्या? कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया था क्या आप लोगों ने? 23 है क्या डाउट? अगर 23 डाउट है तो फटाफट लिखो 23। देखो बच्चों 23 अगर आप ध्यान दो तो बच्चों ये दोनों तो एक दूसरे की मिरर इमेज है। चेक करो, इसमें कहीं पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना बच्चों, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? तो ए एंड बी एनिंशियोमर्स है, सी देखो मीजो कंपाउंड है। सही कह रहा है, सही कह रहा है ना बच्चों? अच्छा, ए और सी आपस में मिरर इमेज तो नहीं हो सकते, तो डाइस्टीरियोमर्स हो गया। हो गया 23 के बाद बच्चों 24। देखो बच्चों ये 24 क्वेश्चन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिकी है। अब इसमें आप एक चीज चेक करो, देखो सेकंड कार्बन का यहां पर भी आर दिया, यहां पर भी आर दिया, यहां पर भी आर दिया, और यहां देखो इसने एस दिया। मतलब आप सिर्फ सेकंड कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर ढंग से निकाल दोगे ना तो बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे बच्चों एक ही जगह डिफरेंस आ रहा है ना, तो अगर आपने इसको सही से निकाल लिया ना, समझ में आया बच्चों? और निकाल लिया है क्या सबने? हाँ भैया 25। क्या वामी सजे नहीं निकला? क्या कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकला तेरे से? कौन से कार्बन का नहीं निकला? देखो ये 1 है, ये 2 3 4 5। अमीषा जैन कौन से कार्बन का बताना है? सेकंड कार्बन का। ठीक है, सेकंड कार्बन का देखो ये H, ये OH, ये इस तरह से है, और नीचे आपका इस तरह से ये जुड़ता जा रहा है। ठीक है, नंबर 1 इसको दोगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे चलेगा? सॉरी 1 से 2 ऐसे चलेगा। आना चाहिए था इसको, ऐसा आना चाहिए था। आर आ रहा है, आ गया क्या? अमीषा जैन समझ में आया क्या? 25 कॉन्फ़िगरेशन निकालो बच्चों। देखो आप थोड़ा सा ध्यान दो, 25 में ना आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया है। चेक करो 25 में आपने इंटरचेंज किया है ना। जब एक इंटरचेंज करते हैं तो एनिंशियोमर बनता है, पता है क्या? ओड नंबर में इंटरचेंज करने पर एनिंशियोमर्स बनते हैं, और इवन नंबर में चेंज करने पर कुछ नहीं बनता, वही का वही रहता है, पता है क्या? अरे समझ में आएगा 25? अमीषा जैन समझ में आया तेरे को? हाँ भैया 26। ये कहता है नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो बच्चों ये है ना, ये कहां से ऑप्टिकली एक्टिव होगा? देखो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एक ही तो जैसा है। अरे इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट एक ही तो जैसा है भैया। अब देखो इसमें एक जैसा नहीं है, इसमें एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, एक तरफ डबल बॉन्ड है। इसमें भी एक जैसा नहीं है, देखो एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल। आ गया? आ गया क्या बच्चों? हाँ भैया 27 बोलो, 27 बोलो। हो गया होगा ये तो। सारी देखो sp सारे चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो कायरिलिटी आ जाएगी। आ जाएगी क्या? 28
28, 29, 30, 31, 32। ये बच्चों बीच में यहाँ पर एक एरो लगाना था, वो छूट गया था। 33, 34, 5, 36, 37। देखो बच्चों, ये प्लस आई इफेक्ट कह रहा है, प्लस आई इफेक्ट कह रहा है आपको, है ना बच्चों। तो अब मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रॉन देगा। देखो मैंने आपको बताया था, ये नेगेटिव चार्ज आपका कार्बन चेन से सीधा कनेक्ट है बच्चों, और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन चेन से सीधा कनेक्ट नहीं है। बोलो बच्चों, ये ऐसे समझाया था मैंने आपको, एक ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन चेन से सीधा कनेक्ट है और एक सीधा कनेक्ट नहीं है। ये देखो मैंने ऑर्डर लिखाया था बच्चों, आपको कॉपी में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप बोलिए वापस वीडियो देखना, आपको दिख जाएगा। आ गया समझ में? चलो 38 बोलो, 38, 39। ऑक्सीजन बच्चों सेकंड पीरियड का ना, तो सेकंड पीरियड वाले हर एलिमेंट में रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, पता है ना। 40, ये कहता है इंडक्टिव इफेक्ट से क्या रिलेटेड है। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, बॉन्ड में पोलरिटी डेवलप होती है ना, ईएन के कारण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पोलरिटी। पहली डेफिनेशन ये लिखाई थी साहिल अनेजा। अरे लोन पेयर का तो कोई रोल ही नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट में। ये देखो, ये लोन पेयर कह रहा है, और ये कहता है ये इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। ये तो तीनों ही गलत है। आ गया क्या समझ में? 41, 41, 42, 43, 44। बच्चों 44 में 43 बताना है क्या? देखो 43 क्या है हमारे पास, एक तो बच्चों ये है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ले लो, ईपी ये ले लिया, अब्सेंस में ले लिया ई ए आर टी, ऐसा ले सकते हैं बच्चों। पी मतलब प्रेजेंस, ए मतलब एब्सेंट, ठीक है। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया बच्चों, तो ये बन गया, इस तरह से बन जाएगा बच्चों, ई ए माइनस ई पी अपॉन आर टी। अब देखो ये क्या कहता है कि प्रेजेंस में जो कितने से डिक्रीज कर जाता है, 2 किलो कैलोरी से, ये हो गया। तो यहां से देखो ई ए माइनस ई पी क्या हो गया, ये हो गया। तो देखो बेटा के पी अपॉन के ए, ये हो गया 2000। आर की वैल्यू 2 और टेम्परेचर कितना आ गया 127 है ना, 127 ही था आई थिंक, 127 और 273। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। आ गया क्या? हो गया भाई। 44 में मेरे हिसाब से ये सेकंड यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आंसर आएंगे नहीं, ये मिनट के अकॉर्डिंग आंसर आ रहे हैं, है ना। तो इसमें यूनिट मिनट के अकॉर्डिंग है, तो ये क्वेश्चन बोनस करना पड़ेगा, है ना, ये क्वेश्चन बोनस हो जाएगा फिर। 45, 45, 45। चलो बच्चों हो गया फिर पेपर, ठीक है, बाकी कर लेते हैं बेटा।